नमस्कार दर्शकों, आज के जो इस नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। व्यतिक्रम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम नए नए प्रोग्राम्स आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार व्यतिक्रम डिजिटल ने एक नया प्रोग्राम शुरुआत की है जिसका नाम है व्यतिक्रम स्पेशल विथ मी निकी कलिता। हम इस प्रोग्राम में जो है आप सभी दर्शकों के लिए नए नए व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, ऐसे दिग्गजों से जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन करने की कोशिश की है। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है राम शर्मा जी, उनसे आज हम आपका परिचय करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, अपने बारे में थोड़ा आप बताइए हमें कि आप कहाँ जन्मे हैं, फिर यहाँ कैसे आपका आना हुआ, आप थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए जी, मेरा जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का एक छोटा सा गांव है उसरम। अच्छा। और आज से 45 साल पहले उस गांव की अगर आप सोचें तो ऐसा गांव जहां पे कभी बस आ जाती थी तो हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। अरे। बस हमारे लिए एरोप्लेन हुआ करती थी। 6-7 किलोमीटर पैदल जाना आना स्कूल के लिए। और वहाँ जन्म हुआ। मेरे पिताजी माँ पढ़े लिखे नहीं थे जी, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा उनका ज्ञान था। पिताजी ने हमें कभी शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक नहीं दी, लेकिन वो हमारे मन की बात को हमेशा समझ जाते थे। आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर रहता था। और वहाँ से जब शुरुआत हुई, गांव में था तो हर आदमी के सपने होते हैं, आपके भी सपने हुए होंगे जी। और हमारे दर्शक हैं उनके भी कई सारे सपने होते हैं। मेरा भी सपना था और आज मैं पढ़ाता हूँ उस चीज़ को, लोगों को बताता हूँ। मेरे 4 ड्रीम थे वहाँ पे। अच्छा। पहला था कि मैं सरकारी कर्मचारी बनूं, गवर्नमेंट जॉब। मतलब बचपन से आपका ऐसा बचपन सपना से था। अच्छा। और नदी के किनारे बैठ के, और वो कैसे आया कि गांव में जब कोई छोटा सा भी सरकारी कर्मचारी आ जाता था तो गांव के बुजुर्ग भी उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे जी। तो मुझे लगा कि मुझे सरकारी कर्मचारी बनना है। उसमें भी मेरी चॉइस थी कि टीचर बनूं, शिक्षक बनूं। सबसे अच्छा प्रोफेशन, सबसे अच्छा प्रोफेशन है। और गांव में अब देखते हैं जो भी सुविधा होती थी तो शिक्षक के पास जाते थे। दूसरा ड्रीम था जो मुझे थोड़ा देर में आया, जब मैं 12th कर रहा था, कि मैं एक राइटर बनूंगा। क्योंकि हमारे एक टीचर थे श्री प्रकाश, उन्होंने अंग्रेजी की किताब लिखी थी तो मुझे लगता था मुझे राइटर भी बनना है। तीसरा मेरा ड्रीम था कि मैं लोगों तक पहुंचूं और लोग मुझे जानें। और चौथा जो सबका होता है, आपका भी होगा और दर्शकों को भी होगा, कि एक सुंदर सी महिला से मेरी शादी हो। ये मेरा 4 ड्रीम थे और चारों ड्रीम मुझे लगता है कि मैंने आज फुलफिल किए हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि माँ बाप का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और मैं तरुणाई से, युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आके एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, छू सकते हैं। जी जी जी। सर, आप हेड हैं NCSC के, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, उसमें क्या है? जी, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल, दिव्यांगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर है, जिसे पहले VRC कहते थे। अभी पूरे भारत में हमारे 24 केंद्र हैं। अच्छा। जो दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये काम करते हैं। हमारी सारी सुविधाएं फ्री हैं, यहाँ पर कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, प्लेसमेंट का काम करते हैं, कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस का काम करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि आप वहाँ पहुँच सकते हैं। मैं अभी तक भुवनेश्वर में था। भुवनेश्वर में लंबा समय मैंने काटा और इस समय मैं आपके राज्य में हूँ, आसाम में हूँ। और यहाँ पर मुझे 3 राज्य की जिम्मेदारी हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने दी है। आसाम, मेघालय और नागालैंड। मेघालय नागालैंड में नए सेंटर बनेंगे और यहाँ आसाम में हमारा सेंटर काम कर रहा है। तो दिव्यांगों के एम्पावरमेंट का काम है। तो उनसे आपका बहुत लगाव भी हो गया होगा, उन वैसे लोगों से? बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। मैं बहुत इंस्पायर्ड भी हुआ हूँ उनसे। देख के हम इंस्पायर होते हैं। देख के। और मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पास में
आँखें हैं, चारों हाथ पैर हैं, पूरा बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जब देखता हूँ कि एक व्यक्ति के पास में दोनों आँख नहीं है, लेकिन उसकी विजन बहुत अच्छी है। ही डोंट हैव दिस विजन, बट ही इज हैविंग विजन अबाउट द लाइफ। जो व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है वो पैरों से सब कुछ कर पाता है। आजकल तो लिखते भी हैं जी, और सुई कढ़ाई बुनाई करते हैं, सारी चीज़ करते हैं जी। और तो इतनी चीज़ें जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने मेरी क्षमताओं का पूरा उपयोग शायद नहीं किया है। इनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा कर पाते हैं, तो इंस्पायरेशन तो होता ही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करते लोग। अच्छा, तो सर आप अपनी थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताइए, अपने हायर स्टडीज़ कहाँ पे की? ठीक, पढ़ाई जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन मैंने गांव से किया। इसके बाद में मैं शिफ्ट हो गया KVIC, एक खैर इंटर कॉलेज है, हाँ, वहाँ पे फिर मैंने पढ़ाई की और गांव से सीधा फिर मेरा माइग्रेशन हुआ मेट्रो में सीधा। अच्छा। और मेट्रो में जब माइग्रेशन हुआ इंदौर में, मिनी बॉम्बे कहते हैं, तो मुझे वहाँ कई सारी समस्याएं आई। गांव से जब कोई व्यक्ति शहर में आता है, और मैं वहाँ पर जब पढ़ा तो को एजुकेशन में पढ़ा, लड़का और लड़कियाँ दोनों एक साथ जो आती है। जब लड़की मेरे पास बैठती थी तो मैं साइड में चला जाता था, फिर और एक कोई आया तो फिर वो मेरे पास आती थी, तो बड़ा अजीब लगता था क्योंकि मैं गांव का व्यक्ति हूँ। उस एज में अट्रैक्शन तो होता है, सबका होता है। मुझे भी वो अट्रैक्शन होता था। मैं जिस लड़की से बात करता था तो मुझे लगता था कि शायद ये मेरे दोस्त है, मुझसे रिलेशन रखेगी, और दूसरे दिन वो दूसरे से बात करने लगती थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं भाई शहर की लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। ये मैंने कहा मेरी भाभी से। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, मेरी शादी शहर की लड़की से हुई और बहुत अच्छी लड़की से हुई, और वो जो मेरा जो इल्यूजन था गाँव से वो था। और जब मैंने कॉलेज में सेकंड पोजीशन हासिल की तो लोग बोलते थे कौन हुआ सेकंड? बोले यार वो चुटिया वाला है ना। तो मेरी चोटी हुआ करती थी। अच्छा। कभी भी पैंट इन नहीं करता था, शर्ट एक अलग तरह का मेरा वो था। हायर एजुकेशन हुआ, इसके बाद में MSW का मास्टर इन सोशल वर्क किया। मास्टर इन सोशल वर्क में मेरी ये इच्छा होती थी कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा नाम रह जाए। तो इस कॉलेज में रहा, नाम रहा। 5th क्लास में मैंने पूरा मतलब ब्लॉक टॉप किया। 12th में डाइवर्सिफिकेशन हो गया मेरा। अच्छा। जो आजकल युवा को हो जाता है और उसमें हो जाता है तो कैरियर चौपट होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस समय आप कैरियर की बात कर रहे हैं, जिस समय आप अपने जीवन को बनाने की बात कर रहे हैं, जो युवा मेरे लोग सुन रहे हैं, डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे तो डीरेल हो जाएंगे, जैसे कि मैं मैट्रिक में हुआ और फिर मैं संभला और संभल के यहाँ तक पहुँचा। मैंने MSW किया, मास्टर इन सोशल वर्क किया, वहाँ भी मेरा नाम बोर्ड पे रहा क्योंकि ये मेरी इच्छा थी। और जैसे मैंने कहा मेरी लेबर से लेके UPSC में जब मेरा हो गया तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। उसके बारे में तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, इंटरव्यू के जी इंटरव्यू के लिए जब UPSC में गया तो मेरा बाकी तो सब ठीक था। एक ही मुझे डर लगता था क्योंकि मेरी एजुकेशन UP और MP में हुई और 35 साल पहले 40 साल पहले अंग्रेजी बोलना वहाँ पे एक अपराध जैसा लगता था। किसी को अगर एक लाइन भी अंग्रेजी बोल दें तो वो बोल देते थे, ए अंग्रेजी की औलाद, हिंदी में बात कर। तो मेरा डर था कि UPSC में इंटरव्यू होगा और वो तो अंग्रेजी में होगा ही। तो मेरे एक प्रोफेसर पाल थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे, जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत चेंज किया, है ना। आज मैं हूँ तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे एक भाई हैं मुझसे बड़े वाले, वो और पाल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने कहा कि UPSC में आप हिंदी में भी बात कर सकते हो क्योंकि आपकी ऑल इंडिया सर्विस होगी। तो वो इतना ज़रूर जानना चाहते हैं कि इनको उतना अंग्रेजी आना चाहिए। निकिता जी, मुझे तो लगता है कि UPSC का इंटरव्यू लाइफ में अटेंड करना चाहिए, सिलेक्शन हो या ना हो। लोग बहुत डराते हैं कि UPSC के इंटरव्यू में ऐसे ऐसे करते हैं, वो करते हैं। बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्लीजेंट वे में वो इंटरव्यू करते हैं। और इंटरव्यू में मैंने देखा वो नॉलेज चेक नहीं करते, क्योंकि नॉलेज चेक तो आपका हो चुका है ऑलरेडी। आपने रिटन क्वालिफाई किया है, आपने पढ़ा है 15 साल 20 साल पढ़ा है, उसमें क्या नॉलेज चेक करेंगे। मुझे लगता है वो पर्सनैलिटी चेक होता है, एसेट
टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। मैंने ये भी महसूस किया, मेरा लगभग 23 मिनट का इंटरव्यू था। और जब इंटरव्यू था तो चेयरमैन जो थे वो उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन इंग्लिश में किए। यू टेल अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर हॉबीज। तो इतनी चीज़ें मैंने अंग्रेजी में कर ली थी। मेरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो चेन्नई से थे। अच्छा। तो उन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न किया। और जैसे प्रोफेसर पाल साहब ने कहा था कि आप ऑप्शन ले सकते हैं, तो मैंने निकिता जी उनको रिक्वेस्ट किया, कैन आई स्पीक इन हिंदी बिकॉज दैट इज़ माई मदर टंग, आई कैन एक्सप्रेस। तो उन्होंने यस यू कैन स्पीक। निकिता जी, मेरा 23 मिनट का इंटरव्यू था, मैंने सिर्फ 18 मिनट हिंदी बोली और 5 मिनट टूटी फूटी अंग्रेजी, सिलेक्शन हुआ। मैंने ये भी देखा कि वहाँ अगर आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो आप प्रश्न जो नहीं आता है, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, लीगल क्वेश्चन होते हैं जिसका आप इधर उधर आंसर नहीं कर सकते, आप ना कर दीजिए। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं और 5 लगातार क्वेश्चन आपके ना हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। वो फर्क ये देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति ने 5 क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी पे इसको पसीना नहीं आ रहा है, ये आज भी उसी तरह से कर रहा है। तो इसको जब प्रेशर आएगा तो ये निश्चित रूप से उसको हैंडल कर पाएगा। तो यूपीएससी मुझे लगता है वो सब देखता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं, आप क्रिटिकल सिचुएशन में कैसी थिंकिंग करते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रैशनल होते हैं आप, कैसे वाइज होते हैं। मुझे लगता है वो है। माँ बाप का आशीर्वाद रहा, मेरा सिलेक्शन हुआ और आज मैं सरकार। सर, युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे इस यूपीएससी के बारे में? युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि ड्रीम तो हम बहुत करते हैं, सपना अक्सर देखेंगे हमको सोते हुए आता है, लेकिन सपना वही साकार होता है जो हमको सोने नहीं दे। संस्कृत में कहा गया, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो करियर अपना देख रहे हैं, संस्कृत में एक श्लोक है बहुत अच्छा कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थियम पंच लक्षणा। अगर ये 5 लक्षण अगर हम अपने अंदर ला दें तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से क्रैक कर पाएंगे। और ये हमको करना है। कई लोग बोलते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने कैसा किया। मैं हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अलग होती है, आप किसी को फॉलो करें ये ज़रूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, फोकस्ड रहिए। आप बैंक में जाइए, आप रेलवे में जाइए, कहीं पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन फोकस होकर रहना पड़ेगा। मन में अगर दृढ़ अच्छा है ना, तो बिल्कुल होगा। जी जी जी। सर, यूपी में थे आप, जैसे कि आपने बताया, उसके बाद फिर आप यहाँ गुवाहाटी में आए, आपने कामाख्या माँ के दर्शन किए हैं? मैंने कामाख्या देवी के दर्शन किए जी। और मैं आसाम में पहले भी बहुत आया। यहाँ पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, के मित्तल सर। अच्छा। तो वो हमारे डीजी थे और मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो मैं बहुत बार यहाँ आसाम आया ट्रेनिंग देने के लिए, और लेकिन काम नहीं किया। और निकी जी, मैं सही बता रहा हूँ, अभी जब फ़ोन करता हूँ घर पे दोस्तों को, एडमिनिस्ट्रेटर को, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे 10 साल पहले आ जाना था। यहाँ पे 10 साल पहले अगर मैं आ जाता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित। और जब मैं यहाँ आया था, ये मैंने लिखा भी है मेरी डायरी में, व्यतिक्रम मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन रहा जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म पे लेके आए। एक प्रोग्राम था गुवाहाटी आर्ट में, जी 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 जी। और पहला व्यक्ति का जब इंटरवेंशन होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। आपको भी जब जिससे पहले मिली होंगी तो वो हमेशा याद रहेगा, जिसने पहला गाइडेंस दिया होगा वो याद रहेगा। मुझे लगता है व्यतिक्रम कि हमारे जो सुमेन साहब हैं, रियली बहुत अच्छे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वो बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत काम करते हैं। तो मैं तो देखता हूँ, दैट इज वंडरफुल। जी जी जी। सर, शिक्षा के साथ साथ जैसे कि आप इतना बिजी रहते हैं अपने कार्यकलाप में, तो आपने मैंने देखा है कि आप लिखते भी हैं,
आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, आपने कविताएं लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैंने कहा ना, मेरा एक गोल था, ड्रीम था कि मैं किताब लिखूं। और मुझे ये फ़ख्र होता है कि मैं एक गांव के छोटे से बैकग्राउंड से आके, जो व्यक्ति अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता था, उसने 6 किताब अंग्रेज़ी में लिखी। और आपको खुशी होगी कि एक किताब जो मेरा पब्लिकेशन है, 2nd एडिशन, भारत के सारे कलेक्टर्स को मिनिस्ट्री के द्वारा भेजा गया और उसमें ये रिकमेंड किया गया कि इस किताब में जो लिखा हुआ है उसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करें। एक किताब मेरी यूएनडीपी, जिसमें हम 5 राइटर थे, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हुआ। और मुझे ये लगता है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये किताबें ज़रूर रहेंगी। लाइब्रेरियों में किताबें लोगों के पास ज़रूर रहेंगी। और कहीं ना कहीं व्यक्ति यादगार छोड़ना चाहता है कि किसी भी रूप में उसका यहाँ वो रह जाए, तो मैंने लिखा। तो सर हम तो मैं और दर्शक हम सभी आपका एक कविता तो ज़रूर सुनना चाहेंगे सर। कि जी वो बड़ा सौभाग्य रहा, मैंने बड़े बड़े कवियों के साथ में कविताएं पढ़ी जी। दूरदर्शन से चैनल्स में बहुत फ्रिक्वेंटली रहा। और मैं ज़रूर एक कविता सुनाना चाहूँगा। जी, 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 मैं जरूर। उम्र के जिस मुकाम पर हूँ, आजकल देख रहे हैं कि और पेरेंट्स में एक बड़ा सा चलन आ गया है लाइफ में कि सब लोग 2P में अटके हुए हैं। 2P, पहला P परसेंटेज। हाँ जी, बाप रे, ये तो बहुत पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी जी। बच्चे को बस 13% कितना, 13% कितना, 13% कितना। जिस दिन बच्चे का रिजल्ट आता है, माँ जाती है, पिता जाती है, बच्चे का अगर परसेंटेज कम हो जाए तो उस दिन मुंह छुपा के चले आते हैं और बेटा और बेटी पर पूरा गुस्सा निकालते हैं, वो परसेंटेज। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो दूसरा जो आता है PA, वो है पैकेज। आपकी भी यहाँ ज्वाइन किए हैं तो पूछेंगे कितना पैकेज है, और सब लोग बोलते हैं कि पैकेज पैकेज पैकेज। शादी वाले आते हैं, कितना पैकेज है लड़की का, लड़के का। तो परसेंटेज, पैकेज, परसेंटेज और पैकेज, इस 2 में हमारी ज़िंदगी सिमट के रह गई है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि परसेंटेज और पैकेज ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। परसेंटेज और पैकेज भी ज़रूरत है, क्योंकि हमको प्रॉस्पेरिटी को भी देखना है जी। लेकिन जीवन का उद्देश्य परसेंटेज और पैकेज नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य है वो है पीस एंड प्लेजर। जी। पीस एंड प्लेजर। मैं पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ, हमेशा मैं पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, ये कहता हूँ कि अगर घर में पीस और प्लेजर है तो आपके बच्चे का परसेंटेज और पैकेज भी उसी तरह का आ जाएगा। तो हमको फोकस करने की ज़रूरत है लास्ट वाले 2P पर, लेकिन हम करते हैं पहले वाले 2P पर। तो उसको कहीं ना कहीं वही पीड़ा मैंने इसमें रखी है। अच्छा, अपनी कविता में एक आजकल तो बच्चे बहुत कम हैं। जब मेरे पिताजी थे उस समय था कि हम 2 हमारे बहुत सारे, हम 9 हैं जी। मेरी जब शादी हुई तो उस समय था कि हम 2 हमारे 2। अभी मेरे बेटे की शादी होगी, बेटे की शादी हो गई है, उनका सोच है आज की जनरेशन का कि हम 2 हमारा एक। और उसके आगे भी ये जनरेशन निकल गई है कि हम 2 और हमारा कोई नहीं, ये भी आ गया है। तो एक एक जब बेटा होता है, जब बेटा चला जाता है तो माँ बाप के मन में क्या होता है, पीड़ा जो होती है, वो मैं इस कविता में आपके सामने रखना चाहूँगा। और बहुत अच्छा कहा सुरेंद्र शर्मा जी ने कि कोई कहता है कि मेरा बेटा लंदन में है, 50 लाख रुपए महीने कमाता है। दूसरा कहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में है, 70 लाख रुपए महीने कमाता है। और मैं कहता हूँ मेरा बेटा भारत में है, 1 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन हर दिन शाम का खाना मेरे साथ खाता है, मेरे साथ खाता है। ये सोचने की आज हमको ज़रूरत है। अगर पीस और प्लेजर को लेना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस की आवश्यकता होगी, और उस बैलेंस को, माँ बाप की पीड़ा को, ये श्रवण कुमार का देश है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि श्रवण कुमार के देश में आज का युवा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में पहुंचा रहा है। ये हमारा कल्चर नहीं है। इस कल्चर में भी कहीं ना कहीं थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ, दर्शक जरूर एंजॉय करेंगे।
गीत है। पुत्र तू चला गया हमें छोड़, याद तेरी बहुत सताए रे। पुत्र तू गया हमें यहाँ छोड़, याद तेरी बहुत सताए रे। ढल गया सूरज पसरी शाम, अंधेरा बहुत डराए रे। पुत्र तू गया हमें यहाँ छोड़, तेरे बचपन में जाता हूँ खिलौनों से बतियाता हूँ, तेरे अल्हड़ जीवन की शान हमारे जीवन की थी आन, तेरी उन यादों की सौगात हमें हर रोज रुलाए रे। पुत्र तू गया हमें यहाँ छोड़, याद तेरी बहुत सताए ले। आप देखते हैं कि पढ़ाने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है कि पढ़ाना माँ की फितरत थी, तेरी मेहनत और कुदरत थी। विदेश गमन वाली वो बात, तमस्सु में रंज खुशी एक साथ, मगर तेरे सपनों की खातिर, मगर तेरे सपनों की खातिर, अश्क पल कौ में छुपाए रे। पुत्र तू गया हमें यहाँ छोड़, याद तेरी बहुत सताए रे। आजकल हमारे बच्चे, तरुणाई है, मोबाइल से अटैच है, सोशल मीडिया से अटैच है, लेकिन कभी कभी माँ बाप से डिटैच हो जाती है। वही पीड़ा देखिए। लेकिन जब भी माँ बाप के पास फ़ोन आता है, विदेश से हो, यहाँ से किस तरह की भावनाएं आती हैं कि तेरा जब जब आता है फोन, मात का टूट जात है मौन, बताए तू पैकेज की बात, प्रफुल्लित हृदय से देती गात, मगर जब रख देता तू फोन, मगर जब रख देता तू फोन, बाबुरी बहुत रभाए रे। पुत्र तू गया हमें यहाँ छोड़, याद तेरी बहुत सताए रे। जब बीमार हो जाते हैं बुजुर्ग माँ बाप, देखिए किस तरह की पीड़ा है कि हम जब हो जाते बीमार, ताहिने देते नातेदार, मित्र बन जाते हैं सलाहकार, हम दोनों की करवाते रार, मगर देता कोई ना साथ, मगर देता कोई ना साथ, जगत हम को भरमाए रे। अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए किस तरह की अभिलाषा है कि जीवन का मिले न और न छोर, स्मृतियों का क्रंदन घन घोर, मोह में दोनों आत्म विभोर, चीखती आवाजों का शोर, सुनाई दे जाए तुझको, सुनाई दे जाए तुझको,
कभी एहसास कराना रे पुत्र तू गया हमें यहाँ छोड़, याद तेरी बहुत सताए रे। बहुत ही इमोशनल कर दिया आपने मुझे खुद बहुत इमोशनल था, बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है सर। सर आपको अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड से आपको नवाजा गया है, आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को उसके बारे में। मैं अवार्ड निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंस्पायर तो करते हैं जी, और सही समय में अवार्ड मिले, आपके काम को सराहा जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी को और एक फ्यूल मिलता है, आप आगे बढ़ पाते हैं ये मुझे लगता है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर अवार्ड नहीं मिलता है, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर देंगे, हताश हो जाए, है ना, उदास हो जाए, है ना, डिप्रेशन में चले जाएं, ज़रूरत नहीं है। मिल गया, बहुत अच्छा है, माँ बाप का आशीर्वाद रहा, वही सबसे बड़ा एक अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है। और मैं तो कहता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर कोई है नहीं। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता, आपकी माँ नहीं होती तो आप शायद यहाँ नहीं होती। वो बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा ये है हर किसी की जिंदगी, हर किसी की। यस, माँ तो माँ ही होती है। मुझे बहुत अच्छी बात की, पिता पूछता है कि बेटे तूने कितना कमाया, बीवी पूछती है आपने कितना बचाया, और माँ पूछती है बेटे तूने क्या खाया। वो बेचारी माँ सिर्फ वही पूछती है और कुछ नहीं पूछती है। यस, वो कहा, उनका आशीर्वाद रहा। मुझे बहुत शुरू से ही अवार्ड मिले, मेरे काम को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया। 1999 में एक बड़ा पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, स्वर्गीय आर के नारायण साहब प्रेसिडेंट थे, विज्ञान भवन में मिला। उसमें अब्दुल कलाम जी जो वो भी उसमें मौजूद थे। मुझे माननीय राज्यपाल महोदयों से सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्रियों ने सम्मानित किया, फिर मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दोबारा मिला 2015 में। उस समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उस पुरस्कार दिए। तो पुरस्कारों का सिलसिला रहा, चलता रहा, लेकिन मैंने काम मिला या नहीं मिला, काम को बंद नहीं किया। और मुझे लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं आशीर्वाद करता है अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शकों के लिए भी ये सब मतलब ये सोचते हैं, ये मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि जो आजकल के युवा हैं, जो खास करके जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए परीक्षा में मतलब 90% के अबव लाना या पूरा 100% लाना ही क्या उनकी सफलता का आधार माना जाता है? देखिए जी, मेरा तो मानना रहा है, मैंने अपने बच्चे के बारे में भी यही सोचा है। मैंने परसेंटेज पे ध्यान नहीं दिया। बट आजकल तो लेकिन आजकल जैसे मैं कह रहा हूँ, आज उसी पे चल रहे हैं। और जीवन में सफल होने के लिए मुझे नहीं लगता है कि परसेंटेज ही एक आधार है। ये एक छोटा बिंदु है सफलता के लिए, लेकिन ये एक आधार नहीं है। परसेंटेज ये देखना चाहिए माँ बाप में कि इसमें बॉन्डिंग कितनी है जी। परसेंटेज ये देखना है कि कितने परसेंटेज इसके अंदर निष्ठा है, सत्य है, हार्ड वर्क करने की वो परसेंटेज शायद हम नहीं देखते हैं। सिर्फ कागज वाला जो परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। और मैंने तो देखा है युवा बहुत जल्दी डिप्रेशन में आजकल तो सर ये चले जाते हैं। एक तरह से ट्रेंड चल रहा है, लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये लॉकडाउन का समय था, लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, 2 साल लोग घर में ही रहे हैं देखा जाए तो और डिप्रेशन अपने आप ही आ जाता है कि कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हम घूम नहीं पा रहे हैं। तो लोग उस तरह से कैसे अपने आप को एक्टिव रखें इस चीज़ में? मुझे लगता है कि हम डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने लगते हैं। अगर डिप्रेशन से बचना है तो वो सोचो जो हमारे कंट्रोल में है जी। मैं भी लॉकडाउन में था और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन में मैं सिर्फ अकेला था। मेरी वाइफ, बेटी और बेटा वो पुणे में रह गए और मैं अकेला रहा। और मुझे एक भी दिन का डिप्रेशन नहीं हुआ। लोग गाली दे रहे हैं सरकार को, लोग गाली दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने नहीं किया। मैंने क्रिएटिव काम शुरू किया, मैंने कविताएं लिखी, मैंने किताब लिखी, है ना, मैंने अपने आप को और संवारा। मैंने कुछ नई पीपीटियाँ को मैं ट्रेनिंग बहुत करता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, आईएएस को, आईपीएस को,
ओएस को, सबको ट्रेनिंग देता हूँ। और ट्रेनिंग नहीं बल्कि बातचीत करता हूँ। और युवाओं की जो बात की है, मुझे लग रहा है निकी जी, युवाओं के अंदर ये 5 बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो। पहली समस्या है जो आपके भी हो सकती है, मेरे बेटे की भी हो सकती है, वो है सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया एडिक्शन है ये सोशल मीडिया में। इसको गलत नहीं कहता हूँ, ये मोबाइल एक टूल हो सकता है, लेकिन अगर इस पर व्हाट्सएप में देखें कि उसका आया कि नहीं आया, लोग हर सेकंड में खोलते हैं, हर सेकंड में खोलते हैं, तकिया के नीचे लगा के बैठ जाते हैं। यूज़ करिए दोस्तों सोशल मीडिया को, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एडिक्शन से बच जाइए। अगर एडिक्शन से बच जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक बहुत समस्या है। दूसरी समस्या है नशे की। जी, जरा सी भी परेशानी हुई तो बोतल पकड़ लेते हैं, जरा सी भी परेशानी हुई तो कहीं ना कहीं ड्रग में चले जाते हैं। नशा किसी समस्या का हल नहीं है। जी, नशे में मदहोश हो जाते हैं, होश में आते हैं तो पता चलता है। तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं को बाहर निकलने की ज़रूरत है। तीसरी जो हमारी हैबिट्स हो गई हैं, बहुत ही अनरूटीन हैबिट्स हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ, अगर युवाओं से आज भी पूछ रहा हूँ कि किसी के पास में 24 घंटे का राउंड द क्लॉक टाइम टेबल है क्या? किसी के पास नहीं होगा। देर से उठना, देर से सोना, ये हैबिट हो गया है। ये हैबिट हो गया है। हमारे पिताजी बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आज भी मैं उठता हूँ। गुवाहाटी में हूँ, सुबह 4:15 4:20 में बिस्तर छोड़ देता हूँ। 4:30 बजे मैं वॉक में जाता हूँ, अपने ऑफिस तक आता हूँ, वापस जाता हूँ, 1 घंटे योगा करता हूँ, फिर अपनी लाइफ को खाना बनाता हूँ, रूटीन करता हूँ, लिखता हूँ। टाइम 24 घंटे है, लेकिन मैंने इस टाइम को, कई बार बोलते हैं कि लोग टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम तो 24 घंटे है। ये है सेल्फ मैनेजमेंट। अगर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीख लेंगे तो ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, गोल अचीव करने की बात है, मुझे लगता है बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। जी 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 सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं खुद आपसे आज बहुत इंस्पायर हुई हूँ। ये शो जो है हम लोगों ने इसी वजह से, जो है नया प्रोग्राम जो है इसी वजह से शुरू किया है, ताकि हम अपने प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार के जो दिग्गज हैं उन्हें बुला सके, उनसे कुछ सीख सके। मैं ही नहीं बल्कि जो हमारे दर्शक हैं उनसे वो भी इन लोगों से जो है प्रेरित हो सके। आज हम रामकिशोर शर्मा जी से मिले, उनसे बात की, उनके बारे में जाना और कई सारी चीज़ें जो है वो हमें जानने के लिए मिली कि सफलता जो है वो हमें यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क जो है वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यूं ही घर पर बैठ के सिर्फ सपने लेने से ही सपने साकार पूरे नहीं होते। अगर हमें सपने देखने हैं उसको पूरा करना ही होगा। सर ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे शो में आए, अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निक्की जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।